कनाडा, वह देश जो हर बात पर माफी मांगता है। वह देश जिसने कभी बहस की थी कि सीमा पर जूते उतारने को कहना सांस्कृतिक रूप से अनुचित है या नहीं। सालों तक दुनिया ने कनाडा को देखा और सोचा, यह वो देश है जो कभी ना नहीं कहेगा, और लंबे समय तक यह साख उसने कमाई थी। पर यह तब होता है जब एक देश अपनी सीमा से आगे धकेल दिया जाए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि सालों साल वह माफी मांगना बंद कर देता है। और कनाडा ने जो किया वह माफी नहीं है, यह एक लक्ष्मण रेखा है। 26 मार्च 2026 को कनाडा की संसद ने बिल C-12 पारित किया, कनाडा की आप्रवासन प्रणाली और सीमा अधिनियम को मजबूत करना। और यह कोई मामूली नीतिगत बदलाव नहीं है, यह दशकों में कनाडा की आप्रवासन और शरण प्रणाली का सबसे बड़ा सुधार है। यह सरकार को एक ही कार्यकारी आदेश से आप्रवासन आवेदनों की पूरी श्रेणियों को फ्रीज, रद्द और बंद करने की शक्ति देता है। कोई लंबी केस दर केस समीक्षा नहीं, कोई सालों की कानूनी खींचतान नहीं, बस शीर्ष पर एक निर्णय और प्रणाली प्रतिक्रिया करती है। पर यह क्यों हुआ? कनाडा सभी स्थानों में से इस बिंदु तक क्यों पहुंचा? यह समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, क्योंकि यह कहीं से भी नहीं आया। कनाडा की आप्रवासन प्रणाली संयोग से नहीं बनी थी, इसे गढ़ा गया था टुकड़े टुकड़े, दशक दर दशक, पृथ्वी के सबसे खुले और संरचित मॉडलों में से एक के रूप में। 1967 में कनाडा ने आप्रवासियों का मूल्यांकन करने के लिए एक अंक आधारित प्रणाली शुरू की। शिक्षा, भाषा कौशल, व्यावसायिक मांग, सभी का वस्तुनिष्ठ रूप से मूल्यांकन किया गया। लक्ष्य सरल था, पुरानी भेदभावपूर्ण द्वारपालता को हटाना और योग्यता को तय करने देना कि कौन अंदर आता है। उससे पहले प्रणाली नस्लीय और जातीय प्राथमिकताओं से भरी थी, जिसने चुपचाप तय किया कि कौन स्वागत योग्य था और कौन नहीं। अंक प्रणाली को यह सब खत्म करना था। 4 साल बाद 1971 में प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो ने बहुसंस्कृतिवाद को आधिकारिक सरकारी नीति बनाया। सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं, बल्कि कनाडा के शासन में बुना गया एक जानबूझकर ढांचा। दुनिया को संदेश स्पष्ट था, कनाडा सिर्फ मतभेद को सहन नहीं करता, वह इसकी रक्षा करता है। फिर 1976 का आप्रवासन अधिनियम आया, जिसने पहली बार शरणार्थियों को आप्रवासियों के एक अलग वर्ग के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, आप्रवासन नीति के लिए पारदर्शी उद्देश्य निर्धारित किए और संघीय सरकार को योजना और प्रबंधन पर प्रांतों से परामर्श करने की आवश्यकता थी। यह सिर्फ प्रशासनिक सफाई नहीं थी, यह एक स्वीकारोक्ति थी कि आप्रवासन कनाडा के अस्तित्व का केंद्र बन गया था और प्रणाली को सार्वजनिक रूप से बचाव के लिए पर्याप्त पारदर्शी होने की आवश्यकता थी। और 1982 में अधिकार और स्वतंत्रता के चार्टर ने कनाडाई धरती पर सभी के लिए विवेक और धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी दी, न केवल नागरिकों के लिए, बल्कि देश में शारीरिक रूप से मौजूद हर किसी के लिए। पर चार्टर में कुछ और भी था। धारा 1, जिसमें कहा गया कि सभी अधिकार उचित सीमाओं के अधीन हो सकते हैं, जो एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक समाज में स्पष्ट रूप से न्यायोचित हैं। अधिकार हाँ, पर बिना सीमाओं के नहीं। वह तनाव, सुरक्षा और सीमाओं के बीच इसके बाद हुई हर बड़ी कानूनी लड़ाई को परिभाषित करेगा। 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिंह निर्णय में चार्टर की पहुंच की पुष्टि की। शरण चाहने वालों को जन्म से कनाडाई लोगों के समान चार्टर सुरक्षा प्राप्त थी। वह शब्द हर कोई कनाडा की पहचान का कानूनी आधार बन गया। फिर 1988 में संसद और भी आगे बढ़ी, कनाडाई बहुसंस्कृतिवाद अधिनियम पारित किया, जिससे विविधता सरकार की एक आधिकारिक नीति बन गई, कानून द्वारा समर्थित, न कि सिर्फ भाषणों द्वारा। कागजों पर यह एक उत्कृष्ट कृति थी। एक देश जिसने योग्यता के आधार पर आप्रवासियों का चयन किया, उन्हें संवैधानिक अधिकारों से संरक्षित किया, उनके संस्कृतियों का कानूनी रूप से सम्मान किया और शासन के हर स्तर पर भेदभाव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा कवच बनाया। पृथ्वी पर किसी अन्य राष्ट्र ने ऐसा कुछ नहीं बनाया था और दशकों तक यह चला। आप्रवासन ने कनाडा की श्रम शक्ति के विकास को सबसे अधिक बढ़ावा दिया। नए आगमन ने स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, प्रौद्योगिकी और कृषि में महत्वपूर्ण अंतरालों को भरा। व्यापार बढ़ा, शहर बढ़े, कर राजस्व बढ़ा। 2021 तक आप्रवासी आबादी का 23% थे, 8.3 मिलियन से अधिक लोग। यह 1863 में महासंघ के बाद से सबसे अधिक अनुपात था, जिसने एक पूरी सदी तक कायम रहे रिकॉर्ड को पार कर लिया था।
कनाडा ने सिर्फ आप्रवासन को सहन नहीं किया, वह उस पर निर्भर था। देश की बढ़ती उम्र वाली आबादी, जिसकी औसत आयु 40 से ऊपर हो गई थी, को पेंशन बनाए रखने, अस्पतालों को वित्त पोषित करने, स्कूलों को खुला रखने और कर आधार को ढहने से रोकने के लिए नवागंतुकों की आवश्यकता थी। कनाडा की अपनी सरकारी रिपोर्टों ने इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। निरंतर आप्रवासन के बिना श्रम शक्ति स्थिर हो जाएगी और सामाजिक कार्यक्रम एक पीढ़ी के भीतर धन संकट का सामना करेंगे। और यह सिर्फ संख्याओं के बारे में नहीं था। अर्थव्यवस्था के पूरे क्षेत्र नवागंतुकों की एक ऐसी पाइपलाइन पर संरचनात्मक रूप से निर्भर हो गए थे जो कभी नहीं रुकी, और दुनिया ने ध्यान दिया। कनाडा मॉडल बन गया, वह देश जिसने साबित किया कि आप एक ही समय में खुले और स्थिर हो सकते हैं, कि विविधता कमजोरी नहीं बल्कि एक आर्थिक इंजन थी, कि एक नियम आधारित प्रणाली लगभग कुछ भी संभाल सकती थी जब तक नियम स्पष्ट थे और संस्थाएं कायम थीं। अन्य देशों ने कनाडा के दृष्टिकोण का अध्ययन किया। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसे एक मानदंड के रूप में उद्धृत किया। नीति निर्माताओं की एक पीढ़ी के लिए कनाडा इस बात का प्रमाण था कि बड़े पैमाने पर आप्रवासन और सामाजिक सामंजस्य एक साथ रह सकते हैं। पर वह शब्द लगभग बहुत भारी काम करता है, क्योंकि जो आगे हुआ वह मॉडल की विफलता नहीं थी। यह मॉडल एक ऐसी दीवार से टकरा रहा था जिसे वह कभी नहीं टकराने के लिए बनाया गया था। 2022 और 2023 के बीच कनाडा की आबादी एक साल में 1.27 मिलियन से अधिक लोगों से बढ़ी, अनुमानित 40.7 मिलियन तक पहुंची। यह 2.9% की वृद्धि दर है, विकसित दुनिया में सबसे अधिक में से एक, और 1957 के बाद से कनाडा में सबसे तेज। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए उस गति से कनाडा की आबादी सिर्फ 25 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। यह आलोचकों या थिंक टैंक का अनुमान नहीं था, वह स्टैटिस्टिक्स कनाडा का अपना अनुमान था, जो उसकी आधिकारिक जनसांख्यिकीय रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ था। और यह एक चेतावनी की तरह अधिक था, पूर्वानुमान की तरह कम। अस्थायी निवासी, अंतर्राष्ट्रीय छात्र, विदेशी श्रमिक, शरण चाहने वाले प्रणाली में भर गए। अक्टूबर 2024 तक वे कनाडा की कुल आबादी का 7.6% थे। 3 मिलियन से अधिक लोग अस्थायी स्थिति में एक ऐसे देश में रह रहे थे जिसकी आधारभूत संरचना पहले से ही अपनी सफलता के बोझ तले दब रही थी। पैमाने का अंदाजा लगाने के लिए यह मैनिटोबा और सस्केचेवान की पूरी आबादी को मिलाकर भी अस्थायी निवासियों से अधिक है। कई छात्र वीजा पर आए थे, स्थायी निवास के मार्ग के वादे से आकर्षित होकर। अन्य विशिष्ट नियोक्ताओं से जुड़े कार्य परमिट पर पहुंचे, और बढ़ती संख्या शरण चाहने वालों की थी जो राज्य से सुरक्षा मांग रहे थे, एक ऐसी प्रणाली में प्रवेश कर रहे थे जो पहले से ही प्रसंस्करण में सालों पीछे थी। और शरण के आंकड़े वे अपनी कहानी खुद कहते हैं। महामारी के दौरान दावे एक साल में 25,000 से कम हो गए थे। 2022 तक वे 91,000 से ऊपर हो गए। 2024 तक वह संख्या 173,000 पर पहुंच गई। केवल 4 वर्षों में कनाडा से सुरक्षा मांगने वाले लोगों की संख्या लगभग 7 गुना बढ़ गई थी। पर यह तो बस आधी तस्वीर है। आप्रवासन और शरणार्थी बोर्ड, वह न्यायाधिकरण जो वास्तव में इन दावों का फैसला करता है, डूब रहा था। मार्च 2025 तक इसकी सूची में 175,800 मामले सुनवाई के लिए तैयार थे और 165,500 अन्य अधूरे थे जो अभी भी सुरक्षा जांच या बकाया आवश्यकता की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह कानूनी अनिश्चितता में 280,000 से अधिक मानव जीवन थे, ऐसे लोग जो कई मामलों में कानूनी रूप से काम नहीं कर सकते थे, अपने भविष्य की योजना नहीं बना सकते थे, आगे नहीं बढ़ सकते थे या वापस नहीं जा सकते थे, बस इंतजार कर रहे थे। और ये सभी लोग कहां रहने वाले थे? आप्रवासन वृद्धि तेज होने से बहुत पहले ही कनाडा का आवास बाजार संकट में था। 2024 में घर की कीमतें 2019 के अंत से 26% चढ़ गई थीं। टोरंटो में एक औसत घर पर मासिक बंधक भुगतान घरेलू आय का लगभग 63% उपभोग करता है, जिससे यह विकसित दुनिया के सबसे कम किफायती शहरों में से एक बन जाता है। वैंकूवर भी पीछे नहीं था। हैलिफैक्स और किचनर जैसे मध्यम आकार के शहरों में भी, जिन्हें कभी किफायती विकल्प माना जाता था, मांग ने आपूर्ति को अभिभूत कर दिया, जिससे किराए में वृद्धि हुई। कनाडा बंधक और आवास निगम ने अनुमान लगाया कि देश को 2030 तक 5.8 मिलियन नए घरों की आवश्यकता थी, ताकि सामर्थ्य को महामारी पूर्व के स्तर पर बहाल किया जा सके।
संसदीय बजट कार्यालय ने वार्षिक निर्माण लक्ष्य 390,000 इकाइयों पर रखा। इस बीच वास्तविक आवास निर्माण प्रतिवर्ष 245,000 के आसपास मंडरा रहा था और गिर रहा था। अंतर कम नहीं हो रहा था, यह हर तिमाही चौड़ा हो रहा था और हर नया आगमन एक ऐसे समीकरण की मांग पक्ष में इजाफा कर रहा था जो पहले से ही संतुलित नहीं था। प्रणाली विफल नहीं हो रही थी, उसे जितना संभालने के लिए डिजाइन किया गया था उससे कहीं अधिक धकेला जा रहा था। अस्पताल में प्रतीक्षा समय बढ़ गया, आप्रवासी बहुल इलाकों के स्कूलों में जगह खत्म हो गई, आश्रय स्थल भर गए। जिन शहरों ने पीढ़ियों तक गर्व से नवागंतुकों का स्वागत किया था, वे एक बहुत अलग सवाल पूछने लगे। कुछ टूटने से पहले हम और कितने ले सकते हैं? और जब ऐसे दबाव बनता है तो यह लंबे समय तक छिपा नहीं रहता। यदि आप इस विश्लेषण का अनुसरण कर रहे हैं तो फॉल ऑफ नेशंस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो होता है वह वही है जहां प्रणाली अनुकूलन करना बंद कर देती है और सीमाएं खींचने लगती है। अब यहां से बातचीत जटिल हो जाती है और जहां कई लोग कहानी को गलत समझते हैं। कनाडा की मुस्लिम आबादी 20 वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई। 2001 में आबादी के 2.0% से 2021 तक 4.9%, लगभग 1.8 मिलियन लोग। इससे इस्लाम देश में सबसे तेजी से बढ़ता धार्मिक समूह और ईसाई धर्म के बाद दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया। अकेले ओंटारियो में 2021 में मुसलमान आबादी का 6.7% थे। ग्रेटर टोरंटो क्षेत्र में यह आंकड़ा उसी वर्ष 10% पर पहुंच गया। पर, और यह महत्वपूर्ण है, वह वृद्धि एक एकीकृत एजेंडा को आगे बढ़ाने वाले एक ही गुट की कहानी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स कनाडा का अपना डेटा दर्जनों देशों, पाकिस्तान, ईरान, मोरक्को, अल्जीरिया, बांग्लादेश, सोमालिया, लेबनान, इराक और कई अन्य में जड़ों वाले एक समुदाय को प्रकट करता है। लगभग 30% कनाडाई मुस्लिम कनाडा में पैदा हुए थे। औसत आयु केवल 30 थी, राष्ट्रीय औसत से लगभग 11 साल कम। लगभग आधे लोग घर पर अक्सर अंग्रेजी बोलते थे। लगभग 43% के पास स्नातक की डिग्री या उससे अधिक थी, राष्ट्रीय औसत से ऊपर। ये एक लक्ष्य वाला एक समूह नहीं है, ये एक विविध, युवा, बढ़ती हुई कनाडाई जन्मी आबादी है जो अधिकांश उपलब्ध मापों के अनुसार देश के ताने बाने में गहराई से एकीकृत है। और फिर भी सार्वजनिक बातचीत में वह बारीकी गायब हो गई, क्योंकि जब प्रणालियां अभिभूत महसूस करती हैं तो लोग जटिलता नहीं खोजते, वे किसी को इंगित करने के लिए ढूंढते हैं। और एक तेजी से बढ़ता, अत्यधिक दृश्यमान धार्मिक अल्पसंख्यक उन निराशाओं के लिए एक आसान लक्ष्य बन गया जिसका बुनियादी ढांचे और शासन से किसी भी धर्म की तुलना में कहीं अधिक संबंध था। धारणा में उस बदलाव ने ही राजनीतिक प्रतिक्रिया को अपरिहार्य बना दिया, और यह रातों रात नहीं हुआ, यह धीरे धीरे विकसित हुआ। भीड़ भाड़ वाले आश्रयों के बारे में स्थानीय समाचार कहानियों, सांस्कृतिक समायोजन के बारे में सोशल मीडिया बहसों और लंबे समय से रह रहे निवासियों के बीच एक बढ़ती भावना के माध्यम से कि वे जिस कनाडा को पहचानते थे वह किसी के सहमत होने की तुलना में तेजी से बदल रहा था। सर्वेक्षण बदले। राजनेता जो कभी सबसे स्वागत योग्य दिखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे, अब इस बात पर प्रतिस्पर्धा करने लगे कि सीमा नियंत्रण पर कौन सबसे सख्त लग सकता है। शब्दावली बदल गई, नवागंतुकों से मात्रा तक, विविधता से क्षमता तक। मार्च 2023 में कनाडा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सुरक्षित तृतीय देश समझौते को पहले ही कड़ा कर दिया था। इसे पूरी भूमि सीमा को कवर करने के लिए विस्तारित किया था। उससे पहले लोग अनौपचारिक क्रॉसिंग पॉइंट्स जैसे क्यूबेक में रॉक्सहैम रोड पर पैदल पार कर रहे थे और कनाडाई धरती पर कदम रखते ही शरण के दावे दायर कर रहे थे। अपने चरम पर रॉक्सहैम रोड देश के सबसे अधिक राजनीतिक रूप से आवेशित स्थानों में से एक बन गया। एक किसान के खेत से होकर गुजरने वाला एक कच्चा रास्ता जो वास्तव में हर साल हजारों लोगों को संसाधित करने वाला एक अनौपचारिक सीमा पार करने का बिंदु बन गया था। समझौते के विस्तार के बाद अनियमित सीमा पार करने वाले दावों की संख्या प्रतिदिन औसतन 165 से घटकर सिर्फ 13 हो गई। यह पहला ठोस संकेत था कि राजनीतिक हवाएं बदल गई थीं। फिर व्यापक कार्रवाई हुई। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की सरकार के तहत ओटावा ने घोषणा की कि वह 2025 में नए अस्थायी निवासी प्रवेशों को 653 से घटाकर 2026 में केवल 325,000 कर देगा। एक वर्ष में 43% की कटौती। अकेले अंतर्राष्ट्रीय छात्र परमिट लगभग आधे कर दिए गए।
सरकार ने एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया, 2027 के अंत तक अस्थायी निवासियों को कुल आबादी के 5% से कम करना, और परिणाम नाटकीय थे। महासंघ के बाद पहली बार कनाडा की आबादी 2025 में वास्तव में सिकुड़ गई, लगभग 100,000 लोगों द्वारा, क्योंकि लाखों अस्थायी निवासी देश छोड़कर चले गए। पर वह भी असली मोड़ नहीं था, क्योंकि जो आगे आया वह किसी की भी उम्मीद से परे था। बिल C-12 ने सिर्फ नियमों को कड़ा नहीं किया, इसने मौलिक रूप से बदल दिया कि शक्ति किसके पास है और उस शक्ति को कितनी तेजी से तैनात किया जा सकता है। नए कानून के तहत गवर्नर इन काउंसिल अनिवार्य रूप से प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल गवर्नर जनरल के माध्यम से कार्य करते हुए अब आप्रवासन आवेदनों की पूरी श्रेणियों को फ्रीज, निलंबित या पूरी तरह से समाप्त करने का आदेश दे सकता है। एक बार में एक मामला नहीं, थोक में, जब भी सरकार इसे सार्वजनिक हित में पाती है और वह अधिकार पहले से जारी किए गए दस्तावेजों तक फैला हुआ है। वीजा, कार्य परमिट, अध्ययन परमिट, यात्रा प्राधिकरण, ये सभी एक ही कार्यकारी आदेश से रद्द, निलंबित या संशोधित किए जा सकते हैं। कानून ने विभागों और घरेलू भागीदारों के बीच व्यक्तिगत आप्रवासन डेटा, पहचान रिकॉर्ड, स्थिति जानकारी, जारी किए गए दस्तावेज को औपचारिक लिखित समझौतों के माध्यम से साझा करने की सरकार की शक्ति का भी विस्तार किया। परिभाषित ट्रिगर में धोखाधड़ी, प्रशासनिक त्रुटियां, सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताएं और राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल हैं, पर सबसे व्यापक श्रम और सबसे विवादास्पद ट्रिगर बस वे 2 शब्द हैं, सार्वजनिक हित। वह वाक्यांश कार्यकारी को जबरदस्त विवेक देता है और इसे ऐसे ही बनाया गया है। कानून ने शरण चाहने वालों की एक विशिष्ट श्रेणी पर भी दरवाजा बंद कर दिया। 24 जून 2020 के बाद कनाडा में प्रवेश करने वाला और 1 साल से अधिक समय तक दावा दायर करने की प्रतीक्षा करने वाला कोई भी व्यक्ति अब आप्रवासन और शरणार्थी बोर्ड के समक्ष सुनवाई के लिए अयोग्य है। जिसने भी आधिकारिक प्रवेश द्वारों के बीच अमेरिकी कनाडाई सीमा पार की और शरण का दावा करने के लिए 14 दिनों से अधिक इंतजार किया, वह भी अयोग्य। सोचिए व्यवहार में इसका क्या मतलब है। लैंगिक हिंसा से भाग रही एक महिला जिसे आगे आने के लिए 14 महीने लगते हैं सुरक्षित महसूस करने में, अयोग्य। एक परिवार जिसने संकट के दौरान सीमा पार की पर प्रणाली को 2 सप्ताह के भीतर फाइल करने के लिए पर्याप्त नहीं समझा, अयोग्य। शरणार्थी अधिवक्ताओं ने बताया है कि आघात, भाषा बाधाएं और कानूनी सलाह की कमी ही लोगों के देरी करने के कारण है और कानून उस देरी को अयोग्य मानता है। इन लोगों को तुरंत निर्वासित नहीं किया जाता, वे अभी भी कागजी जोखिम मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पर एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण के सामने खड़े होकर अपना मामला व्यक्तिगत रूप से रखने का अधिकार, हजारों लोगों के लिए वह दरवाजा अभी बंद हो गया। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि बिल C-12 के पूर्वव्यापी प्रावधानों के तहत कनाडा ने 2025 में लगभग 19,000 विदेशी नागरिकों को निर्वासित किया। अयोग्य दावों से जुड़े कार्य परमिट अब कानून प्रभावी होने के 90 दिनों के भीतर रद्द होने का सामना कर रहे हैं। और यह सिर्फ कानून के बारे में नहीं है, इसे पैसे का समर्थन प्राप्त है। सरकार ने अपनी सीमा योजना के लिए $1.3 बिलियन प्रतिबद्ध किए हैं, जिसमें 1,000 अतिरिक्त सीमा सेवा अधिकारियों और 1,000 नए RCMP कर्मियों की नियुक्ति शामिल है। यह एक प्रतीकात्मक इशारा नहीं है, यह एक प्रवर्तन विस्तार है। कानून में निरीक्षण तंत्र शामिल हैं। मंत्री को कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करने के 7 दिनों के भीतर संसद को रिपोर्ट करना होगा और पूरा ढांचा 5 साल बाद अनिवार्य संसदीय समीक्षा का सामना करता है। जांच मौजूद है, पर उपकरणों की जबरदस्त गति और पैमाना ही है जिस पर संवैधानिक विद्वान बारीकी से नजर रख रहे हैं। और यहां वह हिस्सा है जिसे अधिकांश सुर्खियां पूरी तरह से छोड़ देती हैं। यह कानून इस्लाम का उल्लेख नहीं करता, यह किसी भी धर्म का उल्लेख नहीं करता, यह किसी भी राष्ट्रीयता या जातीय समूह को अलग नहीं करता। यह अपने आप में एक सुरक्षा और प्रशासनिक कानून है जो सभी पर समान रूप से लागू होता है। पर जनसांख्यिकीय वास्तविकता उस भेद को व्यवहार में बनाए रखना कठिन बनाती है। जब किसी देश में सबसे तेजी से बढ़ता धार्मिक समूह उसकी आप्रवासी आबादी के सबसे तेजी से बढ़ते खंडों में से एक भी होता है और वह देश अचानक अपनी पूरी आप्रवासन प्रणाली को कड़ा कर देता है, तो ओवरलैप कहानी बन जाता है, चाहे कानून का इरादा हो या न हो। कनाडा के अपने न्याय विभाग ने बिल पारित होने से पहले ही संवैधानिक तनावों को स्वीकार किया।
इसके चार्टर स्टेटमेंट ने धारा 7 के अधिकारों, जीवन स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा और अनुचित खोज और जब्ती के खिलाफ धारा 8 की सुरक्षा के साथ संभावित विरोधाभासों की पहचान की। सरकार शर्त लगा रही है कि इन शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक सीमाओं के भीतर किया जा सकता है। नागरिक स्वतंत्रता संगठन और कानूनी विद्वान आश्वस्त नहीं हैं और अदालतों ने अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया है। पर यहां वह है जो अधिकांश लोग इस पल के बारे में नहीं जानते। कनाडा ये अकेले नहीं कर रहा है। पश्चिमी दुनिया भर में वही पैटर्न चल रहा है। जिन राष्ट्रों ने अपनी पहचान खुलेपन के इर्द गिर्द बनाई, जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, वे आप्रवासन नियंत्रण खड़े कर रहे हैं, शरण की सीमाएं बढ़ा रहे हैं और कौन अंदर आता है और कौन नहीं, इस पर कार्यकारी अधिकार का विस्तार कर रहे हैं। स्वीडन, जिसे कभी कनाडा के साथ शरणार्थी स्वागत के स्वर्ण मानक के रूप में देखा जाता था, सालों से अपनी नीतियों को खड़ा कर रहा है। जर्मनी ने सीमा नियंत्रण शुरू किए, जो 2015 से पहले राजनीतिक रूप से अकल्पनीय होते। नीदरलैंड ने मानक विधायी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने के लिए एक औपचारिक शरण संकट घोषित किया है। विशिष्टताएं हर देश में अलग अलग हैं, अंतर्निहित गतिशीलता नहीं। जब प्रणालियां अपनी आधारभूत संरचना की क्षमता से तेजी से बढ़ती है, जब आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाएं क्षमता से परे खिंच जाती हैं, तो राजनीतिक प्रतिक्रिया एक अनुमानित छाप का अनुसरण करती है। पहले सहनशीलता, फिर तनाव, फिर प्रतिबंध और अंततः ऐसा कानून जो सिर्फ एक दशक पहले अकल्पनीय होता। कनाडा उस पैटर्न का अपवाद नहीं है। ये इसका नवीनतम और शायद सबसे नाटकीय उदाहरण है, क्योंकि पृथ्वी पर किसी भी देश ने खुलेपन के इर्द गिर्द इतनी स्पष्ट कानूनी वास्तुकला नहीं बनाई थी, और किसी भी देश का यह बदलाव ठीक वैसा ही प्रतीकात्मक भार नहीं रखता। तो इन सब का वास्तव में क्या मतलब है? यह एक धर्म के बारे में नहीं है, यह एक समुदाय के बारे में नहीं है, और यह एक कानून के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि क्या होता है जब स्थिरता के लिए डिजाइन की गई एक प्रणाली को ऐसे पैमाने पर परखा जाता है जिसके लिए वह कभी नहीं बनी थी। जब आधारभूत संरचना आवक के साथ तालमेल नहीं रख पाती, जब एक देश जो वादा करता है और जो वह वास्तव में वितरित कर सकता है, उसके बीच का अंतर अकेले अच्छे इरादों से भरने के लिए बहुत चौड़ा हो जाता है। कनाडा ने आधुनिक दुनिया में खुलेपन के लिए सबसे कानूनी रूप से स्पष्ट ढांचा बनाया। इसने बहुसंस्कृतिवाद को अपने कानूनों में, धार्मिक स्वतंत्रता को अपने संविधान में और शरणार्थी सुरक्षा को अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में लिखा। और फिर उसने देखा कि उसके द्वारा बनाई गई प्रणाली को उस बिंदु से आगे धकेल दिया गया जहां उन प्रतिबद्धताओं को दुनिया द्वारा मांगी गई गति और पैमाने पर सम्मानित किया जा सकता था। कनाडा अचानक नहीं बदला। यह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां उसी मार्ग पर चलना, उसी गति से, उन्हीं संसाधनों के साथ अब संभव नहीं था। वह प्रणाली जिसने कभी सब कुछ आत्मसात कर लिया था, अब अपनी सीमाएं निर्धारित कर रही है। वह देश जिसने लगभग हर चीज के लिए हां कहा था, अब यह तय कर रहा है कि वह किसके लिए ना कहने को तैयार है। और 5 साल में जब कानून द्वारा संसद को यह समीक्षा करने की आवश्यकता होगी कि बिल सीफार ने काम किया या क्या वह बहुत आगे बढ़ गया, तो इसका जवाब न केवल कनाडा बल्कि समान दबावों का सामना करने वाले हर खुले लोकतंत्र के लिए कार्यप्रणाली को आकार देगा। और क्या आप इसे अतिदेय या खतरनाक मानते हैं, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस नई रेखा के किस तरफ खड़े हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या कनाडा ने कार्रवाई करने में बहुत देर कर दी, या उसने बस एक ऐसी रेखा पार कर ली जिसे वह वापस नहीं कर सकता? हमें टिप्पणियों में बताएं और अधिक के लिए फॉल ऑफ नेशंस को सब्सक्राइब करें।